28 सितंबर 1960 ये बात है उस समय की जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। यानी भारत और पाकिस्तान एक ही देश था जिसे अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाकर रखा था। उस समय की अगर हम बात करें, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1960 को पंजाब प्रांत के जिले लेलपुर के बंगा गांव में हुआ था, जो अब इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है। दोस्तों, भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह के पिता और चाचा अजीत सिंह भी एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। उस समय की अगर हम बात करें, भगत सिंह के परिवार के सभी लोग बड़े वीर और साहसी थे। एक बार की बात है जब वो अपने पिता के साथ खेत गए हुए थे, खेतों में काम कर रहे थे, उन्होंने अपने पिता से एक सवाल किया। ये मैं भगत सिंह के बचपन की बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि पिताजी, ये खेत में आप लोग क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि हम लोग बीज बोते हैं, जिससे फसल होती है और फिर बाद में अनाज मिलता है। इस पर उन्होंने अपने पिता से सवाल किया, पिताजी अगर ऐसा ही है तो आप लोग खेत में बंदूक क्यों नहीं बोते, ताकि अंग्रेजों को डर लगे और हमारे पास भी बंदूकें हो ताकि हम अंग्रेजों का सामना कर सकें। दोस्तों, सरदार किशन सिंह ने अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो पहले वो हैरान हो गए, लेकिन मन ही मन इस बात की खुशी हुई कि उनका बेटा देशभक्ति की राह पर जा रहा है। एक छोटा बालक जिसके मन में अभी से ये ख्याल आ रहे हैं, उनके पिता काफी खुश हुए इससे। अब भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके दिल में देशभक्ति की भावना बढ़ने लगी। 13 अप्रैल सन 1919 वो दिन था जब कुछ ऐसा हुआ जिसने भगत सिंह के दिल और आत्मा को झकझोर कर रख दिया और उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आक्रोश भर दिया, क्योंकि इस दिन भारत के इतिहास का सबसे क्रूर नरसंहार हुआ था। दोस्तों, ये घटना पंजाब प्रांत के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट स्थित जलियांवाला बाग की हुई थी, जिसमें अंग्रेज अधिकारी ने रोलेट एक्ट के विरोध में हो रही एक सभा पर बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी उसके भीड़ में खड़े मासूम लोगों पर फायरिंग कर दी। इस घटना में 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। जब भगत सिंह ने इस घटना के बारे में सुना तो लगभग 20 किलोमीटर पैदल चलकर घटना वाली जगह पर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर जो उन्होंने देखा वो बहुत ही दर्दनाक था। उसी दिन उन्होंने उन सभी शहीदों का बदला लेने की ठान ली और खून से सनी हुई मिट्टी मुट्ठी में भरकर घर ले आए। और उस समय जानते हो उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र महज 12 साल की थी। 1 अगस्त 1920 ये वो तारीख थी जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि कोई भी हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार का साथ ना दे, हर सरकारी नौकर नौकरी छोड़ दे, मजदूर फैक्ट्रियों से बाहर आ जाएं, काम करना छोड़ दें, बच्चे सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दें, कोई भी किसी तरह का टैक्स ना दे और सारे विदेशी कपड़े जला दें। हमें विदेशी लोगों का सहयोग ही नहीं करना है। इसके पीछे उनका मकसद था कि भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन कम हो जाए। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि अगर सभी लोग मिलकर ऐसा करेंगे तो भारत को 1 साल के अंदर ही आजादी मिल जाएगी। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, भगत सिंह के परिवार के लोग महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रेरित थे, बहुत उनको मानते थे और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके असहयोग आंदोलन का समर्थन करते थे। बहुत ही कम उम्र में भगत सिंह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। यहां तक कि उन्होंने गांधी जी की मांगों का साथ देते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रायोजित किताबों को भी जला दिया। 5 फरवरी सन 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरदस्ती जुलूस को रोकने की कोशिश की, जिसके कारण जनता ने गुस्से में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें 1 थानेदार और 21 सिपाही की मौत हो गई। इस घटना से गांधी जी भी नाराज हुए और उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और इस पर भगत सिंह के मन में गांधी जी के प्रति भी रोष उत्पन्न होने लगा। वो गांधी जी को बहुत पसंद करते थे, वहीं से उनके मन में गांधी जी के प्रति नफरत आ गई। लेकिन पूरे देश की तरह उन्होंने भी महात्मा गांधी जी का सम्मान किया, मगर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना सही समझा। यहीं से 9 अगस्त 2025 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के खिलाफ एक भयंकर युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने की एक ऐतिहासिक घटना हुई, जिसे आज हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। काकोरी कांड में पकड़े गए क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी को फांसी और 16 अन्य क्रांतिकारियों को 4 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस पर भगत सिंह इतने ज्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन में विलय कर दिया और उसे एक नया नारा दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन। दोस्तों, हिंदुस्तान में 2 तरह के लोग थे, एक हिंसात्मक प्रक्रिया अपनाते थे और एक अहिंसात्मक। भगत सिंह उसमें थे, नौजवान थे, खून जोशीला था, देशभक्ति थी और अपने लोगों को मारे जाने के खिलाफ शरीर में, उनके दिल में पीड़ा थी। 30 अक्टूबर 1928 वो तारीख थी जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयंकर प्रदर्शन हुए। 30 अक्टूबर 1928 को उन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुई लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की पूरी तरीके से पीट कर उन्हें घायल कर दिया गया था। दोस्तों, उस समय लाला लाजपत राय जी ने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। वहीं से 17 नवंबर 1928 को इसी चोट की वजह से लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया और उनके निधन से पूरा देश शोक में डूब गया।
लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजी सरकार को सजा देने के लिए एक योजना बनाई जिसका नाम था ट्रायल, जो कि ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ था। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 पर लाहौर कोतवाली पर भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल और चंद्रशेखर आजाद तैनात हुए और इस कोर्ट की जगह सैंडर्स को देखकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ गए, क्योंकि सैंडर्स भी उसी जालिम हुकूमत का एक नुमाइंदा था। और फिर भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर सैंडर्स की गोली से हत्या कर दी और वहां से भाग निकले। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला ले लिया और दोनों, ये वही घटना थी जिसके बाद भगत सिंह ने अपने बाल और दाढ़ी भी कटवा दी ताकि उन्हें कोई पहचान न सके, क्योंकि पहले बाल और दाढ़ी बड़े रखते थे, उसके बाद उन्होंने पूरा साफ करवा दिया। 8 अप्रैल 1929 ब्रिटिश सरकार को भारत के आम आदमी, मजदूर, छोटे व्यवसाय और गरीब लोगों के दुख और तकलीफों से कोई लेना देना नहीं था। उनका मकसद सिर्फ भारत देश को लूटना और भारत पर शासन करना था। अपने इसी नापाक इरादे के साथ ब्रिटिश सरकार मजदूर विरोधी बिल पारित कराना चाहती थी, लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके दल को यह बात मंजूर नहीं थी कि देश के आम इंसान, जिनकी हालत पहले से ही गुलामी के कारण बहुत खराब थी, और वो और खराब हो जाए, और इस बिल का इसलिए वो विरोध करते थे, विरोध जताते थे। इसके लिए भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंक दिया। दोस्तों, वहां पर बम फेंकने का मतलब किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को अपनी बेखबरी और गहरी नींद से जगाना और बिल के खिलाफ विरोध जताना था। और इसीलिए असेंबली में फेंके गए बम में कोई जानलेवा विस्फोटक नहीं इस्तेमाल किया गया था। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने इंकलाब के नारे लगाते हुए स्वयं अपनी गिरफ्तारी कराई, क्योंकि भगत सिंह ने निश्चय कर लिया था कि उनका जीवन इतना जरूरी नहीं है जितना कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों को विश्व के सामने लाना बहुत जरूरी था। गिरफ्तार होने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल में रखा गया। वहां भगत सिंह ने देखा कि वहां रखे गए अंग्रेज और भारतीय कैदियों में बहुत भेदभाव किया जा रहा था। भारतीय कैदियों के लिए वहां सब कुछ बहुत दुखदायी था। जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई वर्दियां जो थी वर्षों से नहीं बदली गई थी। रसोई में भोजन चूहों और काकरोच से भरे रहते थे। पढ़ने और लिखने के लिए अखबार और कागज नहीं दिए जाते थे, जबकि इस जेल में अंग्रेजी कैदियों को सारी सुविधाएं मिलती थी। यह देखकर भगत सिंह ने कहा कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए। उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता, खाने लायक खाना, साफ सुथरे कपड़े, पहनने के लिए किताबें और अखबार, लिखने के लिए कागज और पेन नहीं दिए जाते, तब तक वो खाना नहीं खाएंगे। और वो अपनी जिद पर अड़ गए और यहीं से उनका शुरू होता है भूख हड़ताल। 19 जून 1929 से उनका भूख हड़ताल शुरू होता है, जिसमें बटुकेश्वर दत्त ने भी उनका साथ दिया। उन दोनों की भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए अंग्रेज अफसरों ने उन पर ऐसे जुल्म ढाए जिसकी कल्पना की सीढ़ियों पर लेटकर भी आप नहीं सोच सकते कि आखिर उनके साथ क्या किया गया होगा। जबरदस्ती उनके मुंह में दूध डालने की कोशिश की जाती थी, लेकिन वे अपने हौसलों के इतने पक्के थे कि एक भी बूंद अपने शरीर में नहीं जाने दी। दूसरी तरफ उनके साथी क्रांतिकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ दिन बाद भगत सिंह को लाहौर जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनके बाकी साथी भी रखे गए थे। भगत सिंह की भूख हड़ताल को देखकर उन सब ने भी भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि ये उस समय का दौर था और आज के समय में जेलों में जो चीजें दी जाती है वो उससे 1000 गुना ज्यादा बहुत ही जल्लादों वाला उस समय का जो सजा था वो दिया जाता था, जिसमें सुखदेव सिंह, राजगुरु, जतींद्र नाथ दास और अन्य क्रांतिकारी शामिल थे। और उनके साथ भी ब्रिटिश सरकार ने वही सलूक करना शुरू कर दिया। यहां तक कि उन्हें कई दिनों तक पानी भी नहीं दिया जाता था। उनके पानी के घड़ों में पानी की जगह दूध रख दिया जाता था ताकि वे अपनी भूख हड़ताल तोड़ दें, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़े और 12 सितंबर 1929 को जेल में भूख हड़ताल के कारण एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी जतींद्र नाथ दास की मृत्यु हो गई। उन्होंने 63 दिनों तक कुछ नहीं खाया, लेकिन उनकी भूख हड़ताल अटूट रही। उनकी मृत्यु का सदमा पूरे भारत में गूंज गया और आखिरकार ब्रिटिश सरकार को उनके जिद के सामने अपने घुटने टेकने पड़े और भगत सिंह की सारी शर्तों को मानना पड़ा। ये थे हमारे ऐसे गौरवशाली, ऐसे भगत सिंह जिनकी आज हम पुण्यतिथि भी मनाते हैं। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती है। 5 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी भूख हड़ताल 116 दिनों के बाद तोड़ी। सोचिए, 116 दिनों तक कुछ नहीं खाया पिया और भगत सिंह का वजन 60 किलो था, लेकिन इस भूख हड़ताल के बाद उनका वजन 6 किलो तक कम हो गया। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 179, 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4, आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध कर दिया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा और सभी अन्य क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह ऐसा दिन था जिसके बाद पूरा देश सदमे में चला गया। अब वो दिन आता है 23 मार्च 1931, फांसी का दिन था। फांसी देने का वक्त सुबह 24 मार्च 1931 रखा गया, लेकिन भारतीय जनता में भगत सिंह की फांसी को लेकर काफी आक्रोश फैल गया था। इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें 23 मार्च 1931 को ही फांसी देने का फैसला किया। और जब जेल के अधिकारियों ने भगत सिंह को यह सूचना दी कि उनकी फांसी का वक्त आ गया है, तब वो एक किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले,
फिर पुस्तक रखकर 1 मिनट बाद बोले, अब चलो फांसी पर चढ़ा दो। जाते समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों मस्ती में गाने गा रहे थे और फांसी के तख्ते पर खड़े होकर उन्होंने जोरदार इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। वे लोग बहुत खुश थे क्योंकि वे देश के लिए अपनी कुर्बानी देने जा रहे थे। और 23 मार्च 1931 की शाम को करीब 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों जरा सोचिए कि आजाद देश को सुरक्षित हवा में, जिस देश में हम आज सांस ले रहे हैं, जिस सुरक्षित देश में आज हम सांस ले रहे हैं, इसके लिए इन सपूतों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है और इन सभी महान क्रांतियों को मेरा दिल से नमन है। दोस्तों आज भगत सिंह का जन्मदिन था तो हमने कहा इनके बारे में आप सभी को बताना चाहिए। अगर आप भी भगत सिंह को प्यार करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दें और उनके बारे में नमन और श्रद्धांजलि कमेंट में जरूर लिखें और दूसरों तक इसे जरूर शेयर करें ताकि हमारे ऐसे क्रांतिकारी योद्धा जिन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, अपने वतन के लिए कुर्बानी दी ताकि हम लोग इस देश में सुरक्षित रह सकें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, किसी नई घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।